Hello students, today we are going to study about the earthworm. earthworm की स्टडी आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर है। तो जूलॉजी फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें हम earthworm के जनरल फीचर्स तथा इसकी एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, इसका जो तंत्रिका तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, उसका अध्ययन करते हैं और इनके चित्र आपको अपने फाइल में बनाने हैं। तो अर्थवर्म या जो हमारा सामान्य केचुआ है, यह वर्गीकरण यदि हम इसका देखें तो यह फाइलम एनेलिडा को बिलोंग करता है, यानी इसके शरीर पर वलयाकार छल्ले होते हैं, रिंग या एनुलाई रिंग्स प्रेजेंट है। क्लास ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा का अर्थ होता है इसमें कुछ शूक पाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एनेलिडा को हम 3 क्लास में बांटते हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा तथा हिरुडीनिया। तो पॉलीकीटा में बहुत सारे शूक होते हैं, ओलिगोकीटा के अंदर कम होंगे यानी सीटी कम पाई जाएगी और हिरुडीनिया के अंदर नहीं होती। ऑर्डर ऑफिस्थोफोरा है इसका। ऑफिस्थोफोरा गण के जो सदस्य होते हैं उसमें नर जनन छिद्र जो वृषण से काफ़ी दूर स्थित होता है। जैसे इसमें भी आप पढ़ेंगे 9वें 10वें खंड के अंदर जो है इसके वृषण स्थित होते हैं और 18वें खंड के अंदर जो नर जनन छिद्र है वो पाया जाता है। जो भारत में दक्षिण एशिया में मिलने वाला केचुआ है उसका जीनस फेरेटिमा है तथा प्रजाति पोस्थुमा। भारत में फेरेटिमा पोस्थुमा का विस्तृत अध्ययन प्रोफेसर के.एन. बहल तथा प्रोफेसर विजय कुमार ने विस्तार से किया है। तो यदि हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो हैबिट ऑफ द अर्थवर्म नॉक्टर्नल, यानी यह रात्रिचर जीव होते हैं जो रात्रि में सक्रिय रहते हैं। यह बिलकारी स्वभाव के हैं। बिलकारी का अर्थ हुआ यह बिल बनाकर रहते हैं, बरोइंग एनिमल्स हैं। तथा सैप्रोजोइक, मृतपोषी, सड़ी गली चीज़ें जो भी मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे पत्तियां सड़ जाती हैं या कोई लकड़ी या अन्य टुकड़े जो पड़े हुए रहते हैं उनको यह खाता है, यानी मिट्टी के साथ ही इसके आहार नाल में चले जाते हैं जिनको यह पचाकर अवशोषित करता है। हर्मोप्रोडाइट है, उभयलिंगी होता है, यानी नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित हैं। अंग तंत्र कोटि इसके अंदर पाई जाएगी, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तथा ट्रूसिलोम वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शाइजोसील प्रकार की होती है। वास्तविक देह गुहा यानी जो ट्रूसिलोम है उसमें हम जानते हैं कि जो देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य स्थित होती है तथा इसके दोनों तरफ मीजोडर्म की परत पाई जाती है और इसका जो विकास है वो शाइजोसील प्रकार का है। यानी मीजोडर्म जो भ्रूणीय परत होगी उसके विपाटन से यह विकसित होती है। विखंडी भवन या मेटामरिज्म सेगमेंटेशन इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है, जो न केवल बाहर से दिख रहा है जैसे आप केचुए के बाहरी सतह पर देख रहे हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी यह उपस्थित होता है। अर्थवर्म जो है, जैसा अभी हमने कहा कि स्थलीय जीव हैं और मुख्य रूप से नम मृदा में यह बिल बनाकर रहते हैं और अधिकतर यह जो है मिट्टी की गहराई में 30-40 सेंटीमीटर तक बिल बनाकर रहते हैं। यदि मान लीजिए वातावरण में सूखापन ज़्यादा रहे, गर्मी बढ़ जाए तो ये थोड़ा गहराई में चले जाते हैं, अन्यथा यह लगभग मिट्टी के कुछ नीचे ही बिलों में रहते हैं। दे आर नॉक्टर्नल और दिन के समय ये गहरे बिलों में चले जाएंगे और रात्रि के समय ये बाहर आते हैं और मिट्टी आदि का भक्षण करते हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है बारिश के दिनों में, क्योंकि इनके बिलों में पानी भर जाता है तो फिर ये बाहर निकल आते हैं दिन के समय,
क्योंकि पानी भर जाने की वजह से इनके श्वसन में बाधा पहुंचती है, इनका दम घुटने लगता है। इस कारण से यह बिल से बाहर आ जाते हैं। हालांकि इस समय इनका बहुत ज़्यादा शिकार होता है या ये पुनः मिट्टी में नहीं लौट पाते, तो कई चिड़िया या अन्य जीव इनको खा जाते हैं। सर्दी के समय पर कई बार यह जो है थोड़े गहराई में चले जाते हैं, अपने बिलों को सूखी पत्ती आदि से ढक लेते हैं ताकि थोड़ी गर्माहट इनको मिल सके। और इनकी पहचान जो है हम आसानी से कर सकते हैं। बिल के ठीक ऊपर की तरफ इनकी विष्ठा, जो फीकल मैटर है, उसकी छोटी छोटी गोलियां के समान यह जो है विष्ठा को मुक्त करता है और यह इनके प्रजाति की पहचान में भी सहायक होती है। इस प्रकार से जो ये अपने बिल के बाहर विष्ठा निकालते हैं उसे वर्म कास्टिंग कहा जाता है, जो इस प्रकार से दिखाई देती है। तो जब भी आप सवेरे के समय कभी गार्डन या खेतों के आसपास घूमें तो आपको इस प्रकार के छोटे छोटे मिट्टी के ढेर मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसके नीचे केंचुआ रह रहा होगा। जैसे हमने ये जो मिट्टी का छोटा ढेर है इसे वर्म कास्टिंग नाम दिया है। पूरे विश्व में लगभग 500 के करीब प्रजातियां जो है केंचुए की पाई जाती है, जिसमें से भारत के अंदर मुख्यतया 13 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन दो सर्वाधिक सामान्य प्रजातियां हैं, फेरेटिमा तथा लम्ब्रिकस। हमारे देश में लम्ब्रिकस प्रजाति जो है वह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय इलाकों में मिलती है तथा लम्ब्रिकस यूरोपीय भागों में ज़्यादा सामान्य है। उत्तर भारत में लम्ब्रिकस के स्थान पर फेरेटिमा प्रजाति अधिक देखी जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा केंचुआ जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेगास्कोलेक्स इसका जीनस है जो पाया जाता है, और यह कई बार 3 मीटर तक लंबा होता है। अब इसकी बाह्य संरचना का अध्ययन करें, जो आपको प्रैक्टिकल में मुख्य रूप से अध्ययन करना है और इसका चित्र बनाना है। तो जो पूर्ण विकसित केंचुआ होगा, वह पूर्ण विकसित केंचुआ लगभग 150 मिलीमीटर के करीब लंबा होता है। 3 से 5 मिलीमीटर जो है इसका व्यास रहता है। इसका शरीर लगभग बेलनाकार और आगे तथा पीछे से थोड़ा सा नुकीला सा रहेगा। अग्रशिरा अपेक्षाकृत अधिक नुकीला होता है, पश्चशिरा जो है वह ब्लंट रहता है या लगभग गोलाग हो रहा है। इसके शरीर में 100 से 120 देहखंड, मेटामर या सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसके शरीर को हम क्लाइटेलम के आधार पर, क्लाइटेलम यानी पर्याणिका जहाँ से ये मैथुन के बाद कोकून का निर्माण करता है, तो क्लाइटेलम से आगे का जो भाग है वो प्री क्लाइटेलर रीजन कहलाएगा, जो फेरेटिमा में 1 से 13 खंड, जो पहले खंड से लेकर 13वें खंड तक का भाग है वो प्री क्लाइटेलर। क्लाइटेलम जो भाग है पर्याणिका या सिंगुलम जिसे हम कहते हैं, यह 14, 15, 16 3 खंडों से मिलकर बना होता है फेरेटिमा में। और उसके बाद का जो भाग होगा यानी 17वें खंड से लेकर देह के अंतिम खंड तक का भाग पोस्ट क्लाइटेलर। तो इस प्रकार से केंचुए के शरीर को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर तथा पोस्ट क्लाइटेलर। ये देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो इसका पृष्ठ भाग है तथा अधर भाग है। पृष्ठ भाग को पहचानना बहुत आसान है। यदि आप केंचुआ देखेंगे तो इसके पृष्ठ भाग में त्वचा के नीचे पृष्ठ रक्त वाहिका के कारण एक लंबी गहरी काली रेखा सी दिखाई देगी, जो दरअसल डॉर्सल ब्लड वेसल है, पृष्ठ रक्त वाहिका है। और अधर तल पर जो है इसके विभिन्न छिद्र, चाहे नर जनन छिद्र है, मादा जनन छिद्र है, पेपीला के छिद्र हैं, वे पाए जाते हैं। तो जैसा हमने कहा कि जो पृष्ठ भाग है वह डार्क मिड डॉर्सल, एक लाइन उसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये मिड डॉर्सल लाइन आपको दिख रही है, लेकिन ऐसी लाइन इस वेंट्रल साइड में उपस्थित नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको कुछ छिद्र दिख रहे हैं जो नर तथा मादा जनन छिद्र हैं। अब इसका अग्रभाग देखें तो अग्रभाग में हमें 3 विशिष्ट संरचनाओं का ध्यान रखना है, मुख, प्रोस्टोमियम तथा पेरिस्टोमियम। तो यह जो है क्लाइटेलम का भाग हुआ। क्लाइटेलम में मादा जनन छिद्र 14वें खंड में उपस्थित होता है। क्लाइटेलम या सिंगुलम
या जिसे हिंदी में हम परियाणिका कहते हैं, यह कौन से खंड में होगा? 14, 15 तथा 16। और 14th सेगमेंट पर फीमेल गोनोपोर, मादा जनन छिद्र उपस्थित होता है। और यह जो चित्र है आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। तो मुख्य रूप से आपको फाइल के अंदर चित्र ही बनाना होता है। संरचना का अध्ययन जो है वो केवल आप करेंगे, उसके ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। या आप ये वाला जो आपके किताबों में दिया होगा चित्र, इसको भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रयोग हुआ कि फेरेटिमा यानी जो केचुआ है उसके बाह्य लक्षणों का अध्ययन करना। इसके अलावा जो बाह्य लक्षण में हमें भाग मिलेंगे, जो अग्र भाग होता है, अग्र की जो पोर्शन है उसमें मुख होगा, मुख अधर तल पे, माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड। मुख के आगे एक छोटा सा पेशीय या मांसल संरचना होती है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। यह वास्तविक खंड नहीं होता, पुरोमुख जिसे कहा जाता है। और पहला खंड जो है वो पेरिस्टोमियम है। पेरी यानी चारों तरफ, स्टोमा यानी मुख। तो मुख के चारों तरफ का जो खंड है वो पेरिस्टोमियम होता है। और मुख से आगे निकला हुआ भाग जो है वो प्रोस्टोमियम होता है। तो प्रोस्टोमियम या पुरोमुख, पेरिस्टोमियम या परिमुख तथा मुख, ये पहले खंड के अंदर जो विशिष्ट भाग है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोस्टोमियम ये आगे की तरफ निकला हुआ है, और ये पहला खंड है जो पेरिस्टोमियम है, परिमुख। आगे निकला हुआ प्रोस्टोमियम, पुरोमुख, और नीचे अधर तल पर यहाँ पर हमें मुख उसका मिलेगा। तो ये अग्र संरचना हुई। अब आप यहाँ पर जो इसके शरीर में विभिन्न छिद्र मिलते हैं, पहले खंड में ही मुख होगा पेरिस्टोमियम में। फिर उसके बाद स्पर्मेथिका के छिद्र होते हैं जो 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 के पटीय जो भाग हैं, यानी जो उसका जंक्शन है, वहाँ मिलेंगे। फीमेल गोनोपोर हम जानते हैं, अभी हमने देखा था 14वें खंड में स्थित होता है। मेल जो गोनोपोर्स है, मेल जेनाइटल ओपनिंग्स है, वो 18वें खंड में अधर तल पर एक जोड़ी पाई जाती है। पूरे शरीर पर उत्सर्जी छिद्र पाए जाते हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, जिनको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। साथ ही साथ 12वें खंड से अंतिम खंड तक पृष्ठभाग में प्रत्येक खंड के मध्य में एक डॉर्सल पोर होता है, जिससे यह आवश्यकता पड़ने पर सिलोमिक द्रव बाहर निकालता है, जिससे इसकी त्वचा नम बनी रहती है और श्वसन में सहायता मिलती है। जो आखिरी खंड है वो गुदा या एनस, जो लास्ट सेगमेंट जिसे हम पाइजीडियम कहते हैं, वहाँ पर स्थित होता है। अब इसकी जो देह भित्ति है, देह भित्ति के अंदर सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, नीचे फिर पेशीय संरचना होती है जिसको हम सम्मिलित रूप से डर्मोमस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जो त्वचा है और पेशियां हैं, उनके बीच बीच में से इसमें सीटी निकलती रहती है। तो सीटी या शूक जो इसके गमन में सहायक होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस सीटी की संरचना को देख रहे हैं, और ये हायर माइक्रोस्कोप में जो आपको छेद दिख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से यह गमन के समय शूक को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के लिए इसके पास रिट्रैक्टर तथा प्रोट्रैक्टर, दो पेशीय उपस्थित होती हैं। ये इस प्रकार से गमन करेगा। गमन में दो मुख्य पेशियां जो कार्य करती हैं वे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो लंबाई में स्थित होती हैं, सर्कुलर मसल जो वलयाकार स्थित होती है, यह शरीर को छोटा और बड़ा करती हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो शरीर छोटा और मोटा हो जाएगा। जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो शरीर पतला और लंबा हो जाएगा। और जब शूक बाहर निकालने हैं तो इसके लिए प्रोट्रैक्टर पेशी काम करेगी, जो वाय आकार में स्थित होती है लॉन्गिट्यूडनल के बीच में। और जब शूक को भीतर खींचना होता है तो रिट्रैक्टर पेशी कार्य करती है। ये पेशियां 9 खंडों के एक इकाई के रूप में व्यवस्थित रहती है। तो ये लहर के समान गति करता हुआ सा दिखाई देगा, जिसमें पेशीय संकुचन की लहर पीछे से आगे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। और शूक जो है वो
फर्स्ट, लास्ट तथा क्लाइटेलम के अंदर शूक नहीं पाए जाते, बाकी सभी में शूक होंगे। शूक की संख्या, जैसे हमने कहा कि यह ओलिगोकीटा है, क्लास जिसके अंदर जो वर्ग है ओलिगोकीटा, तो लगभग इसके अंदर 80 से 100 शूक फेरेटिमा प्रजाति में पाए जाते हैं, जबकि लंबरिकस में काफ़ी कम शूक होते हैं। तो ये इसकी बॉडी वॉल हुई, जिसमें बाहर की तरफ एक पतली क्यूटिकल उपस्थित है, उसके नीचे कॉलमनर एपिथीलियम से बनी हुई एपिडर्मिस है, फिर पेशीय लेयर है जो मसल लेयर में बाहर की तरफ वर्तुल पेशी यानी सर्कुलर मसल, अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य पेशी उपस्थित होती है। और जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कुछ कोशिकाएं ग्रंथिल कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, कुछ कोशिकाएं संवेदी होती हैं, कुछ छोटे आकार की बेसल कोशिकाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला जो आपको अध्ययन करना है और इसको अपन स्टडी करते हैं, आहार नाल। आहार नाल के अंदर जो मुख्य भाग है, ये आहार नाल केंचुए के अंदर एक लंबी सीधी नलिका के रूप में पाई जाती है, जो पहले खंड से लेकर अंतिम खंड तक स्थित होती है। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि पहला जो खंड है पेरिस्टोमियम, उसके अधर तल पर हमें मुख मिलेगा। फिर पहले से तीसरे खंड तक इसकी मुख गुहा बक्कल कैविटी होती है। चौथे खंड में फेरिंग्स मिलेगी और फिर पाँचवें से लेकर सातवें खंड तक ईसोफेगस उपस्थित होती है। सातवें आठवें खंड में एक पेशीय गिजार्ड पेशनी पाई जाती है, जहाँ ये मिट्टी को पीसता है ताकि उसके अंदर के पदार्थों को पचाया जा सके। इसके बाद 9 से 13 खंड तक अमाशय होगा और उसके बाद इसकी आंत्र जो गुदा में एंड होती है। तो जो सबसे पहला खंड है, जैसा अभी हमने कहा कि वह मुख है, जो अधर तल पर पेरिस्टोमियम पहले खंड के अधर तल पर स्थित होगा। इसकी मुख गुहा 1 से 3 खंड तक पाई जाती है। इस मुख गुहा में वलयाकार संरचनाएं होती है, जिसको मुख से बाहर निकालकर मिट्टी को पकड़ सकता है। यह मिट्टी मस्कुलर फेरिंग्स में भेजी जाती है। फेरिंग्स जो होता है उसमें लार ग्रंथि पाई जाती है। तो लार ग्रंथि में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन पाचक ग्रंथि हैं, और श्लेष्मा ग्रंथि होती है, चिकनाहट देगी ताकि भोजन को पीछे की तरफ धकेला जा सके। इसके बाद 5 से 7 खंड में एक सीधी सरल नलिका है, ईसोफेगस या ग्रहणी, और फिर यह आगे एक पेशीय संरचना जो 8वें या 9वें खंड में स्थित होती है, पेशनी में भोजन को धकेल देता है। पेशनी के अंदर एंडोक्यूटिकल पाया जाएगा। इसमें बहुत मोटा वर्तुल पेशी लॉन्गिट्यूडनल मसल का एक स्तर होता है और यहाँ पर भोजन को पीसने का कार्य किया जाएगा। ये इस प्रकार से 9वें से 14वें खंड तक या 13वें खंड तक अमाशय होता है। अमाशय के अंदर कैल्सीफेरस ग्रंथि होती है, यानी जो कैल्शियम का स्राव करती है, कैल्शियम ऑक्साइड का स्राव करती है, क्योंकि मिट्टी में ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड उससे क्रिया करके उसको उदासीन करती है। तो इस प्रकार से आगे की जो पाचन प्रक्रिया है वो क्षारीय माध्यम में होनी है। तो अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए यहाँ पर कैल्सीफेरस ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। ये देखिए, जब आप डिसेक्ट करेंगे, इसे विच्छेदित करेंगे, तो ये आपको आहार नाल इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ आप देख रहे हैं एक मोटी काली रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह डॉर्सल ब्लड वेसल है, उसके नीचे आहार नाल स्थित है। ये इस प्रकार से हमने इसको और अधिक क्लियर कर दिया। तो जो आंत्र का भाग है 15वें खंड से आगे अंतिम खंड तक का, वो स्पष्टतया दिखाई दे रहा है। साथ ही आप चित्र में सेप्टा, जो इसके विखंडी भवन है, उसको भी स्पष्टतया देख सकते हैं। और इसके आंत्र की एक विशेषता है, आंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्री टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल तथा पोस्ट टिफ्लोसोल। तो जो 15वें खंड से 25वें खंड तक की आंत्र होती है, इसमें एक आंत्रीय वलन टिफ्लोसोल, ये जो है ये वलन है, ये तो अनुप्रस्थ काट में और ये अनुदैर्ध्य में आप देख रहे हैं।
तो यह जो वलन हमारे शरीर में जिस प्रकार से विलाई होते हैं उस प्रकार का वलन है जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाता है। तो प्री टिफ्लोसोलर के अंदर यह वलन नहीं होगा। फिर 26 से अगले 35-40 खंडों में यह वलन होता है तो उसे टिफ्लोसोलर आंत्र कहते हैं। और फिर पश्च टिफ्लोसोलर जो अंतिम 25 खंड है उसमें भी नहीं पाया जाता। इसका कार्य भोजन का अवशोषण ही है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है बाद में अंतिम खंड यानी पाइजीडियम से गुदा द्वारा बाहर खुलती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो केंचुआ है वह मृदा खाता है, मिट्टी को खाता है, और मिट्टी में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भी डेब्रिस है, कचरा है, उनको वह पचाता है विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से। एंजाइम्स का निर्माण इंटेस्टाइनल सीका आंतरीय जो अंधनाल है उनमें होता है और इसको इंटेस्टाइन में अवशोषित कर लिया जाता है। बचा हुआ भोजन जो है वह विष्ठा के रूप में, वर्म कास्टिंग के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह हुआ जो इसके केंचुए के सामान्य लक्षण तथा इसकी आहार नाल का तथा इसके शरीर पर मिलने वाले बाह्य छिद्रों का अध्ययन। अगले लेक्चर में हम इसके नेफ्रीडिया, प्रजनन के भाग तथा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।